नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बताने जा रहा हूं, ताकि आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसमें आप बेहतर से बेहतर प्रश्नों को हल कर सकें। आज जिस संदर्भ में हमारी अध्ययन अध्यापन का विषय रखा गया है वह छात्र और राष्ट्र के लिए, आम आवाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिस देश में हम रहते हैं वह देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में विविधताओं के बीच न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। देश में व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को सर्वोच्च, संप्रभु, व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इन तीनों इकाई अंगों को पृथक और स्वतंत्र बनाया गया है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय की अहम भूमिका है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में बरसों से हम लोग विदेशी आक्रांताओं के शिकार रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। इस स्वतंत्रता के कारण हमारे देश में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो संविधान निर्माताओं ने जो नीति तय किया, जो आधार तय किया, वह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। आज के छात्रों के लिए, यहाँ के तमाम संप्रदायों के लिए, भाषावादियों के लिए, अर्थात जो हमारी विशाल जनसंख्या विश्व की है, दूसरा स्थान जो हम रखते हैं दुनिया में, क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखते हैं। तो इस विशाल देश को एक व्यवस्थित न्याय मिल सके, न्यायोचित जीवन शैली जीने का अधिकार मिल सके, विशाल संविधान का संरक्षण किया जा सके, इसके लिए संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देश में तमाम जो भी इनके सोपानगत पायदान से लेकर शीर्ष तक जितने भी न्याय के स्तंभ हैं, चाहे वह जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन सभी पर सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का एक अपना अभिलेखीय और उद्देश्यपूर्ण, नीतिपूर्ण एक न्याय स्थापित करने का कार्य किया जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो पहला सर्वोच्च न्यायालय भारत का 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके ही अधीन 1774 में कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वह अंग्रेजों के अधीन था, जिसके अंतर्गत भारत के लोगों पर भी न्याय व्यवस्था का प्रभाव स्थापित किया गया था। उस न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इम्पे, उस न्याय व्यवस्था की ओर जब हम ध्यानाकर्षण करते हैं तो पक्षपात न्याय व्यवस्था को देखते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़कर 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त था, 1937 में संघीय न्यायालय जिसको फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, उसमें 1937 में जो पहले इस अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वह मॉरिस वेयर महोदय थे। तो हम देखते क्या हैं कि इस न्यायालय ने भी हमें न्याय व्यवस्था का जो एक स्वरूप दिया वह भी पक्षपाती ही था। उससे भी भारतीय जनता का आकांक्षा न्याय की व्यवस्था, शुद्धता की ओर हम नहीं जा सकते थे। 1947 में बरसों से पीड़ित, गुलामी के जंजीरों से जकड़े हुए स्थिति से जब हम आज़ाद हुए तो हमारे हिंदुस्तान में हमारे संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद न्यायालय स्थापित किया गया।
जो दलित थे, पीड़ित थे, वंचित समाज के जो लोग थे या जो भी भारतवासी थे, उन्हें 26 जनवरी 1950 को एक ऐसे न्यायालय प्रदान किया गया, उन्हें प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा हमें यह अधिकार महसूस होने लगा कि आने वाला कल हमारा न्यायोचित कल होगा। हमारे साथ कोई हमारे हक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो समता का अधिकार है, जो जीने का अधिकार है, विकास करने का अधिकार है, उस अधिकार का संरक्षक रूपी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आज प्रकट ले चुका है, संचालित होने के लिए तत्पर है। आपको मैं बता दूं, फेडरल कोर्ट के ही अंतिम न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया 28 जनवरी 1950 से हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस हुए और हमारा स्वतंत्र न्यायालय, स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित हो गया, संचालित हो गया। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 का जब आप अध्ययन करेंगे, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा न्याय व्यवस्था पर आधारित होती है और भारत में कोई निरंकुश तानाशाह नहीं पैदा ले सकता, कोई किसी का न्याय उससे छीन नहीं सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था से इसे संचालित किया गया है, न्यायाधीशों की संरचना को इतने व्यवस्थित ढंग से रखा गया है, जिसके द्वारा कभी कोई व्यक्ति भारत का यह नहीं कह सकता है कि मेरा नहीं सुना गया। जब उसे जिला कोर्ट में किसी तरह का संशय शंका हो, न्याय पे उसे किसी तरह की शिकायत शिकवा हो, वह ऊपर के न्यायालय में जा सकता है, अपील कर सकता है। वहाँ भी अगर संशय शंका हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस तरह की विधि व्यवस्था, स्वर्णमुख न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाला न्यायालय हमारा भारत का न्यायालय है, हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे बड़ी न्यायालय है। यह संविधान का संरक्षक, भारतीय मौलिक अधिकार का संरक्षक, विधि व्यवस्था का संरक्षक, अर्थात संप्रभु और सर्वोच्च शक्ति रखने वाला, न्याय को स्थापित करने वाला हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। छात्रों, मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं, आप यदि स्टेट लेवल के सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या किसी अन्य कक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन परीक्षाओं में जो तारतम्यता के द्वारा आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसके लिए हमने आरंभ से लेकर आज तक जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके नाम, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका कार्यपालिका व्यवस्थापिका से संबंध किस किस और क्या क्या रहा या हुआ, उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। आप इत्मीनान से और व्यवस्थित रूप से इसे अगर आप देखते हैं तो आने वाला कल किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता का प्रश्न हो, आप स्वाभाविक रूप से हल कर सकेंगे। फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत होगी, हल करने की जरूरत होगी और सफलता आपके चरणों को चूमेगा। तो मैं अब आपको बता रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह हीरालाल जे कानिया थे, जिन्हें हरिलाल जे कानिया भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि उनका कार्यकाल जो रहा, समय जो रहा, वह 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक रहा। इन्हें राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही शपथ ग्रहण करवाया था। एम पतंजलि शास्त्री जी 7 नवंबर 1991 से 3 जनवरी 1954 तक रहे। यह हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरे मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन, जो 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक रहे। बीके मुखर्जी, जो कि हमारे चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, वह 23 दिसंबर 1954 से लेकर 31 जनवरी 1956 तक रहे। पांचवें मुख्य न्यायाधीश एस आर दास 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक अपने पद पे बने रहे। छठे मुख्य न्यायाधीश
बीपी सिन्हा 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक रहे। 7वें मुख्य न्यायाधीश पीवी गजेंद्र गडकर 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक रहे। 8वें मुख्य न्यायाधीश AK सरकार 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक रहे। के सुब्बा राव जो कि हमारे 9वें मुख्य न्यायाधीश रहे, वह 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 तक रहे। हमारे 10वें मुख्य न्यायाधीश, आपको मैं एक चीज बता दूं, हमारे देश में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वो अपने उम्र के 65 साल तक रहते हैं। वह कार्यपालिका के राष्ट्रपति या व्यवस्थापिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के तरह 5 सालों के लिए नहीं चुने जाते। यह अपने चयन के बाद अपने पद पर 65 वर्ष तक रहते हैं। या तो वह समय से पूर्व इस्तीफा दे दे, या उन पर किसी तरह का अक्षमता या अयोग्यता के कारण कोई महाभियोग लाया जाए तो वह अपने पद से हटते हैं, अन्यथा वह अपने उम्र के 65 साल तक रहते हैं। यही कारण है छात्रों कि मैं जब बता रहा हूँ तो उनके साल के अवधि के जो कार्यकाल है उसमें अंतर आ रहा है। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि वह कितने सालों तक रहते हैं अपने पद पे बने हुए, अपने उम्र के 65 साल, और उसके पहले या तो वह इस्तीफा देंगे, या तो उन पर किसी कदाचार या किसी तरह की कोई मान लिया जाए विवाद हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। एक प्रक्रिया है संविधान में। आगे मैं आपको 10वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो मैं बता रहा था वह है KN वांचू। 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पद है मुख्य न्यायाधीश का। 11वें मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्ला 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक रहते हैं। M हिदायतुल्ला के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे भारत देश के हैं जो राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन महोदय अपने पद पर ही उनका देहांत हो गया, उस समय उपराष्ट्रपति हमारे बीबी गिरी जी थे। बीबी गिरी जी को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जाता है, लेकिन वह उस पद का त्याग कर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चले आते हैं। वैसी काल प्रस्तुति में हमारे मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है, भारतीय संविधान प्रदत्त, M हिदायतुल्ला इस शक्ति का प्रयोग किए थे और वह कार्यकारी राष्ट्रपति भारत के बनते हैं। यह सौभाग्य M हिदायतुल्ला जी को प्राप्त है जो कि 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक रहते हैं। 12वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैं आपको बता दूं, JC शाह जो 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 तक अपने पद पर रहते हैं। 13वें मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973 तक अपने पद पर रहते हैं। आपको भली भांति पता है, हमारे जब आप प्रधानमंत्री के वीडियो देखेंगे, राष्ट्रपति के देखेंगे, तो कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम तीनों वीडियो को, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का संपूर्ण ज्ञान हम आपको देने का प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे ध्यान से सुनते रहे। 14वें मुख्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो AN रे 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977 तक ये अपने पद पे रहते हैं। यह वह मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके बारे में इस तरह की चर्चा आई थी कि इनको वरीयता न होने के बाद भी सरकार ने इन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया था। काफी चर्चा का विषय रहा। इनसे सीनियर मुख्य न्यायाधीश बनने वाले लोगों की संख्या थी, लेकिन सरकार ने इन्हें बनाकर एक न्यायपालिका के क्षेत्र में एक चर्चा के विषय में यह पद और पद के जो नायक हैं वह चर्चा के विषय में रहे। फिर आप 15वें मुख्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं, MH बेग महोदय न्यायमूर्ति
जो कि 28 जनवरी 1977 से 21 फरवरी 1978 तक अपने पद पर रहते हैं, इनके साथ में भी इस तरह की चर्चा रही कि इन्हें भी वरीयता न होने के बाद भी इन्हें बना दिया गया। हमारी जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको इस संदर्भ में बताऊंगा कि इनके पद क्या हैं, वेतन क्या है, इसके विशेषाधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा क्या है, इसकी अपनी संप्रभुता क्या है। आज तो मैं फिलहाल नाम से आपको कार्यपालिका व्यवस्थापिका के स्थिति को दर्शा रहा हूं ताकि आपको प्रश्न बनाने में परेशानी ना हो। अब आप 16वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में जाने, वाई.बी. चंद्रचूड़, जो कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहे। वाई.बी. चंद्रचूड़ के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति, जो अपने कार्यकाल के सबसे अधिक समय तक रहे। यदि बच्चों आपसे यह पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर कौन बने रहे, तो आप बखूबी बताएंगे वाई.बी. चंद्रचूड़ महोदय रहे। उनका कार्यकाल क्या रहा मैं बता दूं पुनः, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। 17वें मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती, 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक। 18वें मुख्य न्यायाधीश आर.एस. पाठक, 21 दिसंबर 1986 से 18 जून 1989 तक वे अपने पद पर रहे। 19वें मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकट रमैया, 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक। 20वें मुख्य न्यायाधीश एस. मुखर्जी, 18 दिसंबर 1989 से 25 सितंबर 1990 तक। 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र, 26 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक। अब मैं आपको 22वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता रहा हूं। यह है के.एन. सिंह, कमल नारायण सिंह। यह एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, छात्रों आपको ध्यान रखना होगा इनके बारे में, जो कि आपके 22वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यह सबसे कम समय तक अपने पद पर कार्यकाल में इनका सबसे कम समय रहा, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। 23वें मुख्य न्यायाधीश हमारे थे एम.एच. कानिया, 13 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 तक। 24वें मुख्य न्यायाधीश एल.एम. शर्मा, 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक। 25वें मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया, 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक। आपको मैं एक चीज और बता दूं, एम.एन. वेंकट चलैया के कार्यकाल के ही समय कॉलेजियम की व्यवस्था की चर्चा रही बनी, और यहां से भी प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जब मैं इस पर भी चर्चा करूंगा तो 25वें मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया को ध्यान में आपको रखना है। 26वें मुख्य न्यायाधीश ए.एम. अहमदी, जो कि 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997 तक अपने पद पर रहते हैं। 27वें मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा, 25 मार्च 1997 से 17 जनवरी 1998 तक। आप जानते होंगे इस समय भारत की केंद्र में जो सरकार बनती बिगड़ती थी, भारत की जो स्थिति था, उस समय मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता था। 28वें मुख्य न्यायाधीश एम पुंछे, जो कि 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 तक रहा। मैं आपको न्यायाधीश के बारे में बता दूं, इनकी गरिमा का काफी ख्याल रखा जाता है। इनको संचित निधि से पैसे मिलते हैं। वर्तमान में आप जान लें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अभी अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए और 30,000 प्लस कर दें तो 2,80,000 रुपए
मुख्य न्यायाधीश को मिलता है संचित निधि से। इनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती सामान्य समय में नहीं की जा सकती है, ताकि ऐसा इसलिए प्रावधान है कि किसी भी प्रकार का न्याय व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को मानसिक रूप से किसी तरह का कोई दबाव ना रहे, आर्थिक परेशानियां ना हो, वह खुलकर स्वतंत्र रूप से बेहतर न्याय हमारे भारतीय आम आवामों को प्रदान कर सके। अब मैं आपको 29वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताता हूं। एएस आनंद, जो 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक अपने पद पर बने रहे। 30वें मुख्य न्यायाधीश एस.पी. भरूचा 1 नवंबर 2001 से 5 मई 2002 तक अपने पद पर रहे। 31वें मुख्य न्यायाधीश बी.एन. कृपाल 6 मई 2002 से 7 नवंबर 2002 तक अपने पद पर रहे। 32वें मुख्य न्यायाधीश जी.बी. पटनायक 8 नवंबर 2002 से 18 दिसंबर 2002 तक अपने पद पर रहे। 33वें मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खरे 19 दिसंबर 2002 से 1 मई 2004 तक अपने पद पर रहे। 34वें मुख्य न्यायाधीश एस. राजेंद्र बाबू 2 मई 2004 से 31 मई 2004 तक रहे। 35वें मुख्य न्यायाधीश की बात हम जब करें तो आर.सी. लाहोटी 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक वो अपने पद पे रहते हैं। 36वें मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सब्बरवाल 1 नवंबर 2005 से 13 जनवरी 2007 तक अपने पद पर वो बने रहते हैं। 37वें मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक अपने पद पर रहते हैं। 38वें मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाडिया, जो कि 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 तक अपने पद पे बने रहते हैं। आप 39वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें 39 अल्तमश कबीर 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 तक अपने पद पे रहते हैं। 40वें मुख्य न्यायाधीश की बात हम करें पी. सदाशिवम 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014 तक रहते हैं। 41वें मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा 27 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक अपने पद पे रहते हैं। फिर आप 42वें मुख्य न्यायाधीश की बात अगर करें ए.एल. दत्तू 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015 तक अपने पद पे रहते हैं। 43वें मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर 3 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2017 तक अपने पद पर रहते हैं। 44वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, जो 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक रहते हैं। अब मैं आपको 45वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताता हूं। दीपक मिश्रा, जो 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक रहते हैं। इनके बारे में आप जानते होंगे कि इन पर एक बाद लाया गया था, जो कि राज्यसभा में 50 मेंबरों के द्वारा तो पास कर दिया गया, लेकिन जब सभापति के पास गया, वेंकैया नायडू महोदय जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे भारत के, उनके पास गया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दीपक मिश्रा जो थे, यह एक ऐसे न्यायाधीश थे जिनके ऊपर एक तरह से कहें कि महाभियोग राज्यसभा में लाया गया था। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, आज तक किसी भी मुख्य न्यायाधीशों पर महाभियोग सफल नहीं रहा। इन्हीं पर लाया भी गया तो सफल नहीं रहा। आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश महाभियोग के शिकार नहीं हुए। अब मैं आपको 46वां मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताता हूं। रंजन गोगोई, जो असम से थे, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बने। इन पर भी कई तरह की बातें उठी, फिर भी जांच हुआ, निष्पक्ष रहे। 3 अक्टूबर 2018 में इनका पद ग्रहण होता है और 17 नवंबर 2019 तक ये अपने पद पे रहते हैं। वर्तमान के शरद अरविंद बोबड़े
जो कि 18 नवंबर 2019 से अब तक ये अपने पद पर है। 1 से लेकर 47 तक अभी आपने मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में अध्ययन किया। यदि आप बारीकी से इन सारे संदर्भों को, सारे तथ्यों का स्मरण और ध्यान पूर्वक ध्यान रखेंगे तो आने वाले जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। छात्रों, मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है भारत में। कार्यपालिका के क्षेत्र में, व्यवस्थापिका के क्षेत्र में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल जी बन चुकी हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में अभी तक हमारी माँ बहनों को अवसर नहीं मिला है। आने वाला कल उनका होगा। मुख्य न्यायाधीश तो नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार मीरा साहेब जज के रूप में जा चुकी है। अभी महोदया भानु जी, इंदू जी, ये सभी लोग हैं। कहने का तात्पर्य मेरा है विद्यार्थियों कि आगे आने वाले मेरे वीडियो जो सर्वोच्च न्यायालय पे होंगे उसमें मैं आपको 124 में जो सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 24 में, 125 में, 126 में, 147 तक में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है और आने वाले परीक्षा में वहाँ से प्रश्न बनता है, उन सारे संदर्भों में मैं व्यवस्थित ढंग से आपको एक दूसरे से तुलनात्मक तरीके से आपको मैं बताऊंगा। आप अप टू डेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आगामी वीडियो जो मेरे होंगे वह आप तक शीघ्र पहुंच सके। तब तक आप इस वीडियो का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करें और बेल बटन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।